Good morning, class 10 students. We are reading Geography chapter number 4, Agriculture. Now, page number 42, non-food crops. हम लोग ने भारत का फूड क्रॉप्स देखे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखे, फ्रूट्स, वेजिटेबल. उसके बाद हम लोग अदर नॉन ग्रेन्स फूड भी देखे, जैसे शुगर कैन मिला हम लोग को, ज्वार वो सब मिला, शुगर कैन मिला, और क्या टी कॉफ़ी मिला. उसके बाद हॉर्टिकल्चर में अच्छा वेरिएशन टाइप ऑफ भारत के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करके हर एक राज्य में फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब भी हम लोग देखें. नाउ नॉन फूड क्रॉप, बिना खाद्य द्रव्य शस्य क्या हो सकता है. फर्स्ट आएगा ऐसा ही एक चीज़ जो कि भारत में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, और वो है रबर. It is an equatorial crop but under special condition it is also grown in tropical and subtropical area. मतलब जहाँ पे मॉइस्चराइज़र रहेगा, ऐसा आर्द्रता रहेगा, मॉइस्चराइज़र रहेगी बरकरार, वैसे जगह में रबर का कल्टीवेशन होता है. इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और आर्द्रता जिसे बोला जाता है, सूखापन दोनों बरकरार, और मॉइस्ट से भीगा भाप भी, ये ऐसा वेदर में रबर का कल्टीवेशन होता है. विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे जरूरी है. एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मी भी रहेगा. ऐसे मौसम में रबर का उत्पादन होता है. रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. कच्चा जितने भी सामान भारत में उत्पादन होता है, वैसे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए रबर का मान बहुत ही आगे है. इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय. In 2010 and 11, India ranked 4th among the world's natural rubber producer. 2010-11 सालों में भारत चौथा स्थान हासिल किया था विश्व दरबार में रबर उत्पादन में. ना फाइबर क्रॉप्स, रबर छोड़ के और भी बहुत सारी का नॉन फूड क्रॉप मिलता है, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. ये भी भारत में बहुत अच्छे पैमानों में उत्पादन होता है. द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल. पहला मतलब कॉटन, जूट, हेम्प, ये सब मिट्टी में होता है. द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्कवर्म एंड फीड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मूलबेरी. रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर. सिल्क का जो उत्पादन होता है, जो सिल्कवर्म से बनता है, कीट पतंगों की जो रुई से बनता है, मतलब वो जो पसम से होता है, सिल्क आता है गुटी से, वो उसकी प्रक्रिया को बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है सेरिकल्चर. कॉटन, इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. भारत का कॉटन का मेन घाटी बोला जाता है, और विदेशी लोग अंग्रेज का भारत में आना, जैसे टी का एक बहुत बड़ा भाग ब्रिटिश का, भारत के ऊपर ब्रिटिश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी चा का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वैसे कॉटन में इंटरेस्ट भी ब्रिटिश लोगों का भारत से ही मिला था. कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन कच्चा हालत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है. इन 2008 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना. 2008 में चीन के बाद भारत दूसरी स्थान लिया था कॉटन उत्पादन में. कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. कॉटन उत्पादन के लिए सूखा एरिया चाहिए, जहाँ पर काली मिट्टी अगर मिलेगी तो कॉटन अच्छे मान से कॉटन का उत्पादन होगा. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. सूखा मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, लाइट रेन पर बारिश कम होना चाहिए, और इरिगेशन पानी ज़्यादा नहीं चाहिए. 210 फॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. बहुत ज़्यादा झिलमिलाती हुई धूप और किरणें में कॉटन अच्छा होता है. इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स टू 6 to 8 months टू मैच्योर. 6 से 8 महीना लगता है इसको बढ़ने में, फलने में. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश. ये सब जगह में कॉटन का सबसे ज़्यादा पाई जाती है. कॉटन के बाद जूट, जिसे बोला जाता है पाट. इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर. इसको गोल्डन फाइबर तौर पे बोला जाता है. स्वर्ण मतलब सोना, फाइबर के सोना बोला जाता है. क्यों? क्योंकि जूट का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है इंडिया से जूट ग्रोस वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल. जहाँ पे पानी निकासी व्यवस्था अच्छा रहेगा, ऐसे मिट्टी में जूट का खेती बाड़ी होता है.
द फ्लैट प्लेन्स मतलब जहाँ पे बाढ़ हो गया था, ऐसे ज़मीन पर हुआ। सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ पे मिट्टी हर साल मिट्टी नए नए तरीक़ों से बुना जाता है, नए मिट्टी में काम होता है। ऐसे ज़मीन में जूट का कल्टीवेशन होता है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, बढ़ने के टाइम, फलने के टाइम, जूट के फलने के समय बहुत ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर चाहिए। वेस्ट बंगाल ऐसा है। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। और ये जूट से कितना कुछ बनता है, आसन बनता है, मैट बनता है, मैट्रेस बनता है, बहुत कुछ बनता है जूट से। वॉल डिज़ाइनेबल मैट बनता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट। आर्किटेक्चर का जितना भी सामान होता है आर्टिफैक्ट्स का, वो सब जूट से बनता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, जिसके दाम बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। इट इज़ लॉस मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, पार्टिकुलरली द नायलॉन। हम लोग क्या करते हैं, जूट का खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो जूट का दाम बहुत ज़्यादा होने के लिए हम या तो सिंथेटिक या फिर नायलॉन के सामान लेके काम चलाते हैं। नाउ technological and institutional reform. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for 1000 years. हम लोग इससे पहले भी पढ़ते आए हैं, इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं कि भारत के अर्थनीति को बढ़ने का मेन धारा क्या है, मेन भीत है एग्रीकल्चर, मतलब कृषि विकास। सस्टेन यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंड्रेड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. In spite of development of source of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. आज के ज़माने में भी बहुत तरीके का किसान ऐसा है जिसके पास टेक्नोलॉजी का कमी है और वो डिपेंड करता है कब बारिश होगी, उसी टाइम उसके ज़मीन को पानी मिलेगा और उस वेदर के ऊपर डिपेंड करके उसका फलन मतलब फसल जो भी वो बनाना चाहता है वो होगा। मतलब उसके पास सुइटेबल सस्टेनेबल क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग वो नहीं कर पा रहा है, एफोर्डेबिलिटी नहीं है उसके पास। दिस पॉसेस फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुए जनसंख्या को देखते हुए दिस पॉसेस ए सीरियस चैलेंज, ये बहुत ही दिक्कत भरी चीज़ है। एग्रीकल्चर व्हिच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, भारत के जनसंख्या का 60% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है और वहीं पर अगर सभी लोग अगर सभी नहीं आधा लोग अगर ऐसे ही होगा कि जिसके पास सामर्थ्य नहीं है टेक्नोलॉजी को अपनाने का, तो बहुत ही दिक्कत होगा एग्रीकल्चर में। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड कंसोलिडेशन ऑफ सोल्डिंग कोऑपरेशन, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा। पहले ज़माने में जो जमींदारी प्रथा था ये सब खत्म ही हो गई है। इसके बाद अभी क्या चाहिए, प्रॉपर होल्डिंग मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए सभी प्रकार का, तब जाके एक अच्छा एग्रीकल्चर फैसिलिटी भारत को मिल पाएगा। दस वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत के स्वतंत्रता के बाद यही सारी चीज़ों में बहुत तरक्की आई है। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। भारत के स्वतंत्रता के बाद ज़मीनों को लेकर सचेतनता के ऊपर 5 साल तक उसके ऊपर कार्रवाई किया गया था। The right of inheritance had already lead to the fragmentation of land holding necessitating consolidation of holding। मतलब जो ज़मीन के ऊपर एकत्रित भाव कि मेरा ज़मीन मैं किसी को दूंगा नहीं, मेरा ऐसा ही पड़ा रहेगा, फिर भी मैं किसी को खेती बाड़ी करने नहीं दूंगी, ये जो धारणा था ये इसमें थोड़ा चेंजेस आया है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग ऑल यूग्राम। भारत के नए नीति जमीन के ऊपर परिवर्तन तो हुआ है लेकिन उस ज़मीन को सही सलामत से व्यवहार करने का तौर तरीका बदलाव नहीं हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in 1960 और 1970। 1960 से 1970 के दशक में, मतलब इंदिरा गांधी के समय के टाइम की बात बता रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इसी टाइम इससे पहले का इस टाइम सरकार भारत सरकार को लगा अब भारत के कृषि विकास में भारत को बहुत ज़्यादा उन्नति करना पड़ेगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरी क्रांति हुआ था बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छे तरीक़ों का टेक्नोलॉजी प्रजुक्ति विद्या को अपनाना एंड द वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन ऑफ फ्लड, जिसको देशों में जब हमारे हर एक राज्य में जो बाढ़ होता है ऐसे परिस्थितियों में फ्लड को रुकना, कैसे मेंटेन किया जाए ज़मीन को फ्लड से बचाया जाए, ये सब जो
परिकल्पना लिया गया था, वेयर सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। वो भारतीय कृषि विकास में बहुत ज़्यादा तरीका अपनाया गया था। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया, लेकिन कुछ चंद जगहों में ही इसका परिवर्तन हुआ था। देयरफॉर इन द 1980s एंड द 1990s ए कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। इसके बाद 1980 से लेकर 1990 तक तरीके के जगहों में ज़मीन को लेकर, कृषि विकास को लेकर बहुत तरीके का परिकल्पना सूची, कर्मसूची को अपनाया गया था, व्हिच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल फॉर्म, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था प्रजुक्ति विद्या मतलब टेक्निकल रिफॉर्म्स को आगे लाने के लिए। मतलब जो गाय भैंस से जो काम हो सकता है उस जगह पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये सब रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत परिकल्पना लाया गया था। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट फ्लड, फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज, establishment of Gramin Bank cooperative society and banks for providing loan facility to the farmer at lower rate of interest was some important step at this direction। ये जो तरीका बदलाव गया था किस किस चीज़ में, जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगा, साइक्लोन आएगा, फ्लड आएगा, ऐसे हालत में कैसे मुकाबला किया जाए, जिस जगह पे किसानों को पैसा नहीं है, जो टेक्निकल को अपना नहीं पा रहा है, उन लोग को लोन देकर, ग्रामीण परिसेवा देकर, ग्रामीण बैंक के तौर पर कम सूद में पैसा देकर वो सब व्यवस्था सार्वजनिक तौर पे देने का लिए बहुत तरीके का प्रयास किया गया था। सो चिल्ड्रन, टुडे दैट्स इट, वी विल कम विथ नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। तब तक गुड बाय।